हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड पर्टिकुलर फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड कि यदि यूरिया को ऐड कर दिया जाए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, एनबीएस स्कीम में, तो क्या होगा, क्या उसके पॉजिटिव आउटकम्स रहेंगे, कौन से चैलेंजेस वहां पर फेस करने पड़ सकते हैं एंड क्या इसका वे फॉरवर्ड होगा, उसके बारे में हम आज जरूर बात करेंगे। बट साथ के साथ ये बेसिकली है क्या आपका पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड सब्सिडी, उसको भी यहां पर समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से वैल्यू एडिशन का यहां पर काम करेगा आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, कि मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंस की बात करें, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेक्चर्स रहेंगे। टेस्ट सीरीज की बात करें तो मेंस टेस्ट सीरीज भी हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहां पर दी जा रही है। और एक खास बात है कि एकेडमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए, डिटेल्स चेकआउट कीजिए, टोल फ्री नंबर आपके पास है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इंडिया में या कहीं पे भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एक फार्मर को किन किन चीज़ों की जरूरत रहती है। सबसे पहले सीड्स, भैया अच्छे बीज होंगे तभी तो अच्छी उपज वहाँ पर देखने को मिलेगी, अच्छा पैसा वहाँ पर कमा पाएंगे। सेकेंड रहता है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, कि भैया वो जो उनकी सॉइल है जो कि एक लैंड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जिसे यूज करके यहाँ पर ये कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज करेंगे, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, अच्छी खासी क्रॉप हो, तभी तो पैसा यहाँ पर कमाया जाएगा। और कुछ मशीन्स का यहाँ पर यूज रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस सेकंड कंपोनेंट को टारगेट करता है कि भैया फर्टिलाइजर्स ये है क्या चीज। तो एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं, कारण कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कुछ इस प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत नेसेसरी है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, यदि वो ग्रो करना चाहती है, अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी यहां पर दिखाना चाहती है। ठीक है, तो मतलब सॉइल की एक तरीके से हम हेल्थ यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया। एंड डेफिनेटली जब इस तरीके के फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में यूज किए जाते हैं तो उतनी अच्छी ग्रोथ एज वेल एज प्रोडक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है, या जिसे हम डायरेक्टली यील्ड से भी यहां पर नापने की कोशिश करते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड से कितने किलो का अनाज वहां पर तैयार हुआ। ठीक है, तभी इसका यूनिट आपका किलोग्राम पर हेक्टेयर देखने को रहता है। ठीक है, कि कितनी यील्ड है। अब फार्मर के लिए तो है ही है ना कि ज्यादा से ज्यादा किलोग्राम यहां पर तैयार करे, प्रोड्यूस करे। जितना ज्यादा तैयार होगा उतना ही ज्यादा मार्केट में बेचेगा, उतना अच्छा पैसा कमा पाएगा, अपना जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसे यहां पर इंप्रूव कर पाएगा। तो इंडिया के केस में अगर हम कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के नाम लें कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो वही यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सबसे ज्यादा आपके कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक है, यूरिया जो कि डायरेक्टली आपका नाइट्रोजन की एक तरह की सप्लाई यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपकी सॉइल को बहुत जरूरी है। ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट आपका जो फॉस्फोरस की डिमांड है उसको करने के लिए, म्यूरेट ऑफ जो आपका पोटाश है वो आपको पोटाशियम की डिमांड के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके यूज किए जाते हैं। बट वहीं सरकार द्वारा ये भी बात रखी जाती है कि भाई हमें जो फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं वो इस तरीके से यूज करने हैं कि सॉइल की जो एग्जैक्ट डिमांड है सिर्फ उसे ही पूरा किया जाए, कि ओवर यूजेज ना यहां पर हो। तो उसमें डेफिनेटली अब सॉइल की डिमांड असेस करना कोई इजी काम तो नहीं भैया, थोड़ा पूरी केमिस्ट्री यहां पर लगेगी। ठीक है, जिसके लिए सरकार ने फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम यहां पर निकाली। यार आप अपना सॉइल सैंपल यहां पर दीजिए, हम आपको असेसमेंट करके बताते हैं कि आपकी सॉइल की क्या कंडीशन है और किस प्रकार के फर्टिलाइजर स्कीम की आवश्यकता रहेगी। बट इन सभी चीजों की अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन होने के लिए या अच्छे तरीके से इन्हें सभी फार्मर्स फॉलो करें, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। उस प्रकार का हम कहते हैं ना कि भैया फार्मर्स को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरत है, कि उन्हें पता तो रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है जिसे हम अभी और डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली अभी जो फर्टिलाइजर है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर समझते हैं कि जो फर्टिलाइजर है, पहली बात देश में इतना ज्यादा तैयार नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कमोडिटी या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो मार्केट वैल्यू है वो काफी ज्यादा रहती है। अब फार्मर के लिए तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हर बार की तरह सरकार यहां पर किस तरीके से सहायता कर रही है, कैसे यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कि उस प्रकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करते हुए। तो क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी सभी फर्टिलाइजर्स के ऊपर एप्लीकेबल है? जी नहीं। दो तरीके की यहां पर सब्सिडी तैयार कर दी गई। एक है आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, कि जिस प्रकार से आप अपने फर्टिलाइजर में, अब ये प्रोड्यूसर को कहा जा रहा है जो ये फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे ये निर्देश या एक तरीके से गाइडलाइन दी जा रही है कि जो आपका फर्टिलाइजर यहां पर तैयार होगा उसमें जितने ज्यादा ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, मतलब सरकार हर एक न्यूट्रिएंट का प्राइस वहां पर बता देगी।
कि ये जितने ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स वहां पर देखने को मिलेंगे उतनी ही सब्सिडी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, जितना ज्यादा आपका न्यूट्रिशियस फर्टिलाइजर होगा उतनी ही ज्यादा आपको सब्सिडी यहां पर मिलेगी, जिसके चलते यदि आपका फर्टिलाइजर यहां पर 30,000 रुपए का तैयार हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो सरकार उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करके कोशिश करेगी कि 4 से 5,000 में एक फार्मर को मिल जाए। ठीक है, ये बेसिक सा क्राइटेरिया यहां पर है फर्टिलाइजर से रिलेटेड सब्सिडी प्रोवाइड करने का इन द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। सेकंड यहां पर आती है यूरिया सब्सिडी, कि जो यूरिया एक पर्टिकुलर अलग से एक फर्टिलाइजर को अलग कर दिया गया। ठीक है, कि इसकी अच्छी खासी सप्लाई भी है, उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर रहा है, रिजल्ट्स भी देखे जा सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं सरकार के लिए ईजी भी है इसकी प्रोक्योरमेंट करना है, उस तरीके से इसे प्रोड्यूस करना कि हमारे पास उतनी सफिशिएंट प्रोडक्शन है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि हर साल या हर बार सरकार द्वारा इसका जो प्राइस रहेगा वो पहले से सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं एग्जैक्टली क्या है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में हमने क्या बोला कि भाई जितना आपकी फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट रहेगा उतनी आपको सब्सिडी यहां पर मिलेगी, चलिए ठीक है। बट यूरिया के केस में क्या बोला कि अगर 30,000 का बैग है तो पहले निर्धारित कर दिया गया कि ये पर्टिकुलर बैग आपका 3,500 में यहां पर बिकेगा, कि डायरेक्ट सब्सिडी इसकी लगा दी, डायरेक्ट प्राइस यहां पर अनाउंस कर दिया कि इतना आपको पर बैग, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको इतना पर बैग यहां पर सब्सिडी मिलेगी मिलेगी। बट एनबीएस स्कीम में सब्सिडी कब मिलेगी, जब ये देखा जाएगा कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है फर्टिलाइजर में। यूरिया सब्सिडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्राइसिंग यहां पर की जा रही है। तो एक तरीके से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में, ठीक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार यहां पर प्राइस सेट कर रही है, बट जो आपकी यूरिया सब्सिडी है उसमें डायरेक्टली प्राइस सरकार द्वारा यहां पर सेट किया जा रहा है। आई होप ये पूरी चीज यहां पर आपको क्लियर होगी हो। ठीक है, तो सब्सिडाइज जो रेट्स रहेंगे वो आपके न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर रहेंगे, NPKS, लास्ट आपका सल्फर है, बाकी 3 चीजें तो हमने देख ली। ठीक है, ऑप्टिमम बैलेंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया कि जो 4:2:1 की रेशियो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम की, कि ये अचीव करनी है, कि ये सबसे ऑप्टिमम बैलेंस है जो कि एक सॉइल को जरूरत रहती है, और ताकि उसकी कंडीशन भी यहां पर डिटेरियोरेट ना हो कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करेंगे, बहुत सारा फर्टिलाइजर आपका अनयूज रह जाएगा। ठीक है, सॉइल की कंडीशन को डिटेरियोरेट करेगा। ठीक है, तो वो भी हम यहां पर नहीं चाहते। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्टिमम बैलेंस है इसे यहां पर अचीव करना है कि इंडियन सॉइल्स में ये बैलेंस देखने को मिले। उसी के लिए बोला गया कि जितनी न्यूट्रिएंट रहेगी उतनी आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव सरकार का ये था कि ये ऑप्टिमम बैलेंस यहां पर अचीव करना है, इसलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी निकालेगी। बट वहीं फिर बाकी फार्मर्स के लिए यूरिया सब्सिडी भी निकालेगी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के माध्यम से तो हम पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यूरिया सब्सिडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी यहां पर। ठीक है, बट यहां पर प्राइस डायरेक्टली सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से अब मैं आपको बड़ी सिंपल चीज यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर नेचर की वजह से कि ये एक स्कीम डायरेक्टली यहां पर सेट किया जा रहा है प्राइस, दूसरे में न्यूट्रिएंट के ऊपर बेस्ड है, इसके कारण यूरिया का जो प्राइस है वो हमेशा ही जितने भी बाकी फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं उससे कम देखने को मिलता है। अब किसी भी फार्मर के लिए आप खुद ही सोचिए, वो इतना सोचेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितना बेनिफिट मेरी सॉइल को हो रहा है। उसे तो यही चाहिए ना कि भाई इस साल मेरी खेती अच्छे से हो ताकि मैं अच्छा पैसा कमा पाऊँ और अपना जो सर्वाइवल उसको कंटिन्यू कर सकूँ, है ना। हर एक फार्मर का यही कंडीशन है, और ये चीज़ हम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, कि लैंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब बहुत सारे अब ऐसे एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं जिनका पेट यहाँ पर पालना बहुत जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं उनके लिए एग्रीकल्चर ही एक सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग है। ठीक है, तो वहीं बोला गया कि यूरिया सब्सिडी में हमेशा प्राइसेस कम देखने को मिले, तो एक फार्मर क्या करेगा, वो बार बार यूरिया यहाँ पर खरीदेगा। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाले जो उसके फर्टिलाइजर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, तो अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स को यहाँ पर पूरा करने के लिए यूरिया ही यूज़ कर रहा है। और ये चीज़ सिर्फ कहने वाली नहीं है, डेटा भी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करती है। एट प्रेजेंट जो सब्सिडाइज रेट है आपका यूरिया का पर बैग अगर हम बात करें तो 276 है, वहीं अगर हम डाइअमोनियम फॉस्फेट की बात करें वो आपका 13-15 पर बैग है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। फार्मर तो डेफिनेटली इसी चीज़ को खरीदेगा, उसके लिए सस्ता पड़ रहा है, उसे अपना किसी तरीके से यहाँ पर अपनी जो फैमिली की नीड है उसे पूरा करना है। ठीक है, एंड द एक्चुअल प्राइस जो यहाँ पर बैग ऑफ डैप का देखने को मिलता है वो आपका 4,000 का है, बाकी सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये बेसिक से आपके फैक्ट्स हैं जो कि आप रख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। बट वहीं अगर हम NPK सब्सिडी के बारे में बात करें तो इतना यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, वहीं आपका जो मॉप का सब्सिडी अमाउंट है वो इतना यहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है, बेसिक से फैक्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, बट वहीं फिर पिछले साल दर साल का यहाँ पर डेटा देखा गया 2022-23 तक की अगर हम बात करें, यूरिया की जो कंजम्पशन है, जो ऑल इंडिया यूज़ है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स का,
तो बेसिकली यूरिया की कंजम्पशन यहाँ पर हम ग्रेजुअली बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है कि डाईअमोनियम फॉस्फेट भी यूज किया जा रहा है, बट बाकी अगर फर्टिलाइजर्स आप देखें 34, 24, 16 इनकी कंजम्पशन यहाँ पर कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया बाकी फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम वो कम बिक रहे हैं, ज़्यादा प्राइसी हैं, बट बाकी जो यूरिया और डैप है वो आपका इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो पा रहा है और इजी प्राइस पर है, जो कि फार्मर के लिए काफ़ी हद तक पॉसिबल है उसे पे करना। ठीक है, फिर वही एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को क्या मिल रही है कि इन रिस्पॉन्स टू दीज ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जो क्रॉप की यील्ड है वो यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिल रही है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाईलाइट आप कर सकते हैं यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए। ठीक है, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और इस ट्रेंड को आप अपने मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी कहानी यहाँ पर आपको क्लियर हो गई हो। तो उसी बात पर फिर जून के महीने में जो हमारा CACP है, यदि आपको पता है इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, और क्या इसका रोल है डेफिनेटली आप एक दो पॉइंट्स में वो भी बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू MSP प्राइसेस। चलिए, तो CACP ने यहां पर क्या बोला, एक आइडिया यहां पर निकाला कि भाई यूरिया को ना आपको NBS के अंदर लाना पड़ेगा ताकि इसको भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट यहां पर मिले जैसे बाकी फर्टिलाइजर्स को मिल रही है। सिंस यूरिया को स्पेशल ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट प्राइस सरकार द्वारा सेट किया जा रहा है, उसकी वजह से इसका प्राइस बहुत कम है मार्केट में एंड फार्मर्स इसे ओवर यूटिलाइज यहां पर कर रहे हैं, जिसके चलते मल्टीपल लेवल्स पर यहां पर नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो फार्मर की जो लॉन्ग टर्म की अगर हम सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो भी क्वेश्चन में है। ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो देखने को मिल ही रहा है, सॉइल की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही यहाँ पर डिटरेट होती जा रही है। कल के लिए, फ्यूचर के लिए जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगी, क्योंकि एरिया तो फिक्स रहेगा ना, कितने एरिया में आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं इंडिया का एरिया यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, एरिया तो फिक्स है। कभी ना कभी अगर ये यील्ड कम होती गई तो उस केस में शायद ऐसा समय भी आ जाए कि इंडिया अपनी जो फूड प्रोडक्शन है या जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसे यहां पर सिक्योर ना कर पाए। ठीक है, तो इन सभी रीजंस को हाईलाइट करते हुए कहा गया कि भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि यूरिया को NBS के अंदर लाना पड़ेगा ताकि जो इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहां पर सॉइल के ऊपर हो रहा है उसे रोका जा सके। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई हो। अब कुछ मेन से रिलेटेड पॉइंट्स यहां पर कि एग्जैक्टली इसका बेनिफिट क्या रहेगा, कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है NPK जो ऑप्टिमम रेशो हमने वहां पर 4:2:1 की लाए हैं, शायद हम उसको प्रमोट कर पाए, शायद उसे अचीव भी कर पाए। सरकार के ऊपर जो इतना ज्यादा सब्सिडी का बर्डन है कि यूरिया के लिए और ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ज्यादा सब्सिडी यहां पर देनी पड़ती है, सब्सिडी बर्डन यहां पर कम होगा, वो पैसा फिर अगेन एग्रीकल्चरल R&D के ऊपर खर्च किया जा सकता है। चलो अच्छी बात है। चलिए, एक और चीज कि इनोवेशन आएगी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, कि सभी फिर मैन्युफैक्चरर्स का भी तो यही मन करेगा कि चलो यार यूरिया के ऊपर अच्छी सब्सिडी मिल रही है, उसी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर काम ही नहीं करेगा। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से देखने को मिलता है, हम उसको यहाँ पर कम कर पाएंगे एंड ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी है फर्टिलाइजर की उसे भी यहाँ पर सिक्योर कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं यदि यूरिया को इंक्लूड किया जाए NBS में। बट चैलेंजेस क्या हैं कि पॉलिटिकल विल, कि कहीं ना कहीं ये जो रूल्स या जो चेंजेस हैं ये आएंगी तो सरकार से ही, और सरकार के लिए एग्रीकल्चरल जो हाउस होल्ड है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है यूरिया को आप NBS में लाएंगे तो जिस प्राइस पर अभी यूरिया मिल रहा है उस प्राइस पे तो नहीं मिल पाएगा, डेफिनेटली प्राइस डिसरप्शन यहां पर होगी फार्मर्स के लिए। और यदि फार्मर्स के लिए ये प्राइस डिसरप्शन होती है तो जितने भी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम के ऊपर यहां पर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, और यदि उनकी इनकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट फिर इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग इलेक्शंस। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर कि भैया इसे कैसे यहाँ पर टैकल किया जाए, या किस तरीके से जो हमारी NBS स्कीम है उसको थोड़ा रिफॉर्म किया जा सके ताकि हम ओवरऑल यूरिया को भी इंक्लूड कर पाएं और फार्मर्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएं। फिर वही वे फॉरवर्ड कि भैया सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज का बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक स्कीम निकाल के सॉइल हेल्थ कार्ड की उससे बात नहीं बनेगी, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। कि कब तक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहेंगे, क्यों ना अब जो बायो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनका यहाँ पर यूज किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। या फिर जो मैंने आपको पॉइंट पहले भी कहा कि NBS जो रिजीम है उसका स्कोप आप इस तरीके से ब्रॉडन कीजिए, एक्सपैंड कीजिए कि यूरिया भी इंक्लूड हो जाए और फार्मर्स के लिए भी यहाँ पर एक कुशन रहे कि भैया उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। या फिर एक और काफी सारे इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट ने यहाँ पर बात रखी थी कि फ्लैट पर एकड़ आपकी इस प्रकार की सब्सिडी वहां पर लॉन्च की जा सकती है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीके का आपका फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, कौन सी आप प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, यदि आपको सब्सिडी देनी है तो आप फ्लैट पर एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। अब वो फार्मर को आपने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, अब वो उसके ऊपर है किस तरीके से यहाँ पर वो डिसीजन लेना चाहता है। बट इसके लिए फिर उतनी ही इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी चाहिए होगी, और फार्मर की अवेयरनेस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि फार्मर को अवेयर करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड उतनी अच्छी मॉनिटरिंग भी होनी बहुत जरूरी है। तो आई होप ये पूरी कहानी यहाँ पर आपको जरूर समझ में आ गई हो कि यदि यूरिया को लाया जाए एनबीएस में तो क्या होगा, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, और कैसे ये किया जा सकता है या कैसे और बेहतर सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। बट क्यों लाना है वो इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आई होप वो भी मैसेज यहाँ पर क्लियर हो गया हो। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।